हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगी डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, उससे जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स और उसमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जिसे हम शुगर भी कहते हैं, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना, इसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस दो अलग कंडीशन है। डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस दोनों में ही यूरिनेशन ज़्यादा होगा, थर्स्ट ज़्यादा होगा और आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटस है उस केस में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा, बट डायबिटीज इंसिपिडस में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ नहीं मिल सकता उसको, यानी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस में मिलेगी। तो ये था डिफरेंस। डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो जिसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, क्योंकि इंसुलिन हमें इस केस में अगर होता है तो लेना ही पड़ता है। मैं आगे बात करूँ इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं टाइप 1 क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है, या यूँ कहें कि कंजेनाइटल होता है, ये बचपन से हो सकता है या बचपन की एज में चिल्ड्रंस में ये होते हैं, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटिक भी कहते हैं, यानी ये बच्चों में होता है। इसे रेयरली होता है कि ओल्डर या यंगर एज में हो, बट ये होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर हम बात करें कि उसके क्या पैथोजेनेसिस है अगर, तो उसमें पैंक्रियाज का या ट्यूमर हो गया या किसी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ हुई या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उस केस में जो पैंक्रियाज का बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो कैपेबल नहीं होता है इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। जो इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी के ऑर्गन की तरफ ट्रांसफ़र करता है, वो काम नहीं कर पाता है। यानी इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना ही वो एब्जॉर्ब और एसिमिलेट कर पाएगा। तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल उसमें बढ़ा हुआ मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही काम देती है, यानी कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन तो बॉडी के अंदर सिक्रीट ही नहीं होता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ थी। इसमें ये बच्चों में ज़्यादातर होते हैं और इसके लिए अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर किन किन लोगों के लिए, तो उन लोगों में जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो फैमिली हिस्ट्री रही हो डायबिटिक की उन फैमिली में, या उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है, यानी कि वो डिजीज़ जो अपने ही सेल को अंदर ही अंदर एक दूसरे को किल करने लगते हैं, उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। या पैंक्रियाज को कोई ट्यूमर हुआ हो या पैंक्रियाज में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ हो क्रॉनिक, या उससे डिस्ट्रॉय हो या डिस्ट्रक्शन हुआ हो सेल्स के, पैंक्रियाज सेल्स के, तो उस केस में भी बीटा आइसोलेट सेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है और इससे इंसुलिन नहीं सीक्रेट होगा फिर। तो इस तरीके की अगर कंडीशन आती है या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ बॉडी को, तो वो भी सेल्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं और इसलिए इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता है और इस केस में आपके इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये थे टाइप 1 डायबिटीज़। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसके लिए इंसुलिन लेना जरूरी नहीं है। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म है, यानी ये 90% लोगों को में ये पाया जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस किन लोगों में हैं अगर उनमें बात करें तो, जिनकी फैमिलियल डायबिटिक हिस्ट्री है, जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया यानी कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम और एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा हैं उनमें, या तो वो हाइपरटेंसिव हैं। ओबेसिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज़ होने के यंगस्टर्स को, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से एक्टिविटी अगर कम होने की वजह से वो स्टिमुलेशन जो नहीं हो पाता है, बॉडी एक्सरसाइज एक्टिविटी कम है, तो उन केस में भी डायबिटीज़ मेलाइटस होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगर जंक फूड इनटेक बहुत ज़्यादा है, बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, शुगर वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक इस तरीके की चीज़ें अगर लेना इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके की अगर कंडीशन आती है और कुछ इन्फेक्शंस में या बाहरी जैसे वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस हो जाते हैं, ये रेयर फॉर्म है।
तो ये रहे कि किसमें होने के चांसेस है। दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज मेलाइटिस अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसके लिए स्क्रीनिंग जरूर कराएं और क्योंकि एक डायबिटिक होता है, एक प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। प्री डायबिटिक का मतलब होता है डायबिटीज आपको नहीं है, लेकिन आपका जो शुगर लेवल है बॉर्डर लाइन पे, यानी उसके बाद आपको डायबिटीज होने के चांसेस फ्यूचर में हो सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में। तो स्क्रीनिंग से ये पता चल जाएगा कि आप कहीं बॉर्डर लाइन पे नहीं हो, तो अगर हो तो आप उसे कंट्रोल करोगे, आप मेंटेन करोगे। तो ये रिस्क फैक्टर हैं सिम्टम्स की। तो डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स में सबसे मेन सिम्टम्स है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, वेट लॉस बहुत जल्दी होना, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेजुअली वेट लॉस बहुत ज़्यादा होना। उसके साथ साथ बॉडी में ट्रेमलिंग आएगी, हाथ पैरों में झंझनाहट और कपकपी होगी, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी उन केस में अगर वो बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जा रहा है तो। उसके साथ साथ अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आपका ब्लड लेवल बीपी हाई हो सकती है। और ओबेसिटी यानी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है तो बेड सोर होने के चांसेस हैं। अगर इनएक्टिव पेशेंट है, बेड पे या बैठे रहने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो उनमें बेड सोर होने के चांसेस हैं। और अगर बहुत पुरानी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है तो उनमें डायबिटिक कार्बंकल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसे हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर डायबिटीज़ आपको है और तो उस केस में अगर डायबिटिक नहीं यानी आप प्री डायबिटिक स्टेट में हो तो भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की और कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप प्री डायबिटिक स्टेट में हो तो आप अभी से अपनी एक्टिविटी को शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, आपकी जो डाइट इंटेक है उसे मैनेज करिए। अगर आपने हाई शुगर लेवल करते हैं आप यूज़ या जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन्हें आप स्टॉप कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हेल्दी खाइए, फ्लूइडिटी यानी कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, मेंटेन रखिए। एक्टिविटी आप एक्सरसाइज है, आपकी रनिंग है, वॉकिंग है, उसे मेंटेन रखिए। डायबिटिक स्टेट में अगर आप हैं तो आप अपने मेडिकेशंस के साथ अपनी एक्टिविटी रखिए प्रॉपर। आप शुगर इंटेक कम कर दीजिए। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो अपनी बीपी को मेंटेन करिए, कंट्रोल में करिए। उसके साथ साथ अगर कोलेस्ट्रीमिया की पेशेंट हैं या फिर फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी है उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल और मैनेज करने की ज़रूरत है, अपने शुगर लेवल को भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी। उसके साथ साथ हाई बीपी को भी आपको कंट्रोल करना होगा, यानी स्ट्रोक के चांसेस ना बन जाए इस केस में। तो अगर किसी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और वो मेंटेन है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के साथ साथ आपको प्रॉपर एक महीने पे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्क्रीनिंग क्या होगी। तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप पहले डिटेक्ट नहीं हुए हो लेकिन आपकी फैमिली में अगर किसी तरीके की हिस्ट्री डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन आपको है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा होता है तो आप सबसे पहले जाकर के अपना रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। यानी उससे टेस्ट से ये पता चल जाएगा कहीं आपका बॉर्डर लाइन पे तो नहीं चल रहा है या आप खुद डायबिटिक तो नहीं हो गए अनजाने में, तो इससे ये पता चल जाएगा और आप मैनेज कर पाओगे अर्ली स्टेज में। तो ये स्क्रीनिंग की बात हुई यानी रैंडम ब्लड शुगर। और जो लोग डायबिटिक हैं वो फास्टिंग और पीपी वो प्रॉपर एक टाइम पे कराते रहें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले मेडिसिन है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, दूसरी मेडिसिन है साइजीजियम जिसे हम मदर टिंचर में यूज करते हैं। साइजीजियम और जिम्नेमा सिल्वेस्टर दोनों को ही शुगर किलर कहा जाता है, यानी शुगर लेवल को 1 महीने में ही किल कर रहा है। यानी अगर आपकी शुगर लेवल हाई है तो 1 महीने में ये आपको उसको नॉर्मलाइज करेगा। तो ये दोनों ही, जिम्नेमा सिल्वेस्टर को हम मदर टिंचर के साथ साथ पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, बट साइजीजियम को हम मोस्टली मदर टिंचर में ही यूज करते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। और साइजीजियम अगर ओल्ड सोर है यानी डायबिटिक पेशेंट है उनमें कार्बंकल हुआ है, ओल्ड सोर है, तो उसको ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल, बहुत यूजफुल है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे सिफेलेंड्रा इंडिका और एब्रोमा अगस्टा। ये दोनों ही रेयरली यूज मेडिसिन है बट ये बहुत ही इफेक्टिव है और इनकी 3x पोटेंसी से लेकर 60 पोटेंसी हम यूज करते हैं डायबिटीज को ट्रीट करने में। यूरेनियम नाइट्रिकम जो 30 पोटेंसी की में यूज करते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो आप अगर डायबिटिक हो या आप किसी भी क्रॉनिक स्टेट से चले आ रहे हो तो आप अपनी प्रॉपर केस टेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। अगर आपकी इंडिविजुअलाइजेशन से कोई एक मेडिसिन निकलती है उस मेडिसिन के साथ आप अगर ये
जिम्नेमा, सिल्वेस्टर या फिर साइजेजियम, यूरेनियम नाइट्रिकम या कोई भी मेडिसिन जो आप सप्लीमेंट्री की तरह यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही क्विक और बहुत ही रैपिड एक्ट करेगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर लें और उसके साथ साथ ये सप्लीमेंट जो मैंने बताया है सप्लीमेंट्री वो आप लेंगे। तो जिम्नेमा, सिल्वेस्टर, साइजेजियम, यूरेनियम नाइट्रिकम, इन सबको आप पोटेंसी में और मदर टिंचर में साइजेजियम यूज़ कर सकते हैं। साइजेजियम और जिम्नेमा को आप मिक्स करके उनके लिक्विड फॉर्म को यानी उनकी मदर टिंचर को आप 15 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम अगर 1 महीने तक यूज़ करें तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। बट अगर आपका शुगर लेवल बहुत हाई है तो उसके साथ साथ आपको मेडिसिन, एक प्रॉपर मेडिसिन के साथ इनको लेना होगा और एक्टिविटी बनाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए टिप्स और नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।